अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा भाई, मौसम जो है कुछ बेहतर हो गया है, कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल फिर भी नहीं है कि आप गैर ज़रूरी जो है वो बाहर निकलें। गैर ज़रूरी तो बाहर नहीं निकलना है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि मंडे का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, और उससे पहले भी ओवरऑल आपको ये स्ट्रेस होती है कि जी ठीक है, वीकेंड है, काम सारे निपटाने हैं, फिर मंडे आ जाना है। और मंडे का जो स्ट्रेस है उसका स्ट्रेस ही अलग होता है मेरे ख्याल में। ये इसके ऊपर ना हम कितनी भी बातें कर लें तो ये स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता कि जी टुडे इज़ मंडे, तो मंडे है तो काम करते हैं और काम की बात करते हैं। और काम की बात यह है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, और अगर वो ये रेमेडी करते हैं तो उससे उनकी जो आंखें हैं, यानी जो उनकी नज़र की कमज़ोरी है, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है और उनको जो है वो प्रॉपर नज़र आना शुरू हो सकता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी किसी वजह से आई साइड वीक है, कमज़ोरी की वजह से वीक है, स्क्रीन टाइम की वजह से वीक है, वो डिजिटल डिटॉक्स नहीं करते हैं, उससे हो जाएगी जी उनकी नज़र बहुत बेहतर। आपको करने होंगे कुछ ये काम। अब ये काम क्या है? सबसे पहला काम आपने करना है 20-20-20 रूल। ये 20-20-20 रूल क्या है? बेसिकली आपने इस 20 मिनट में, मतलब पूरे दिन में आपने 20 मिनट निकालने हैं और 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है, और उसके बाद आपने लगा लेना है मोबाइल पे टाइमर। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एक रूल, ये आपने रेमेडी करनी है और दिन में अपने 20 मिनट निकालने हैं, ठीक है ना जी। हर 20 मिनट में से 20 सेकेंड्स निकालने हैं और फिर आपने देखना है 20 फीट दूर और लगा लेना है मोबाइल में टाइमर। सेकंड क्या है जी? ब्लिंक ब्रेक्स। ब्लिंक ब्रेक्स क्या होते हैं? अच्छा जी, जब आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर हैं, तो कॉन्शियसली जो है वो आप 30 मिनट में 10 दफ़ा अपनी आइज़ जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने क्यों करना है? 30 मिनट में अपनी आँखों को यानी पलकों को झपकना है। अगर बहुत सारे लोग स्टैटिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं, तो 30 मिनट के अंदर अपनी पलकें झपकनी है आपने। उससे क्या होगा कि ये आपकी जो आँखों की खुश्की है ना, उसको दूर करेगी और आपका जो नेचुरल लुब्रिकेशन है उसको भी मेंटेन करेगी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रिजर्वेटिव ड्रॉप्स की। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा खुश्क रहती हैं, जिसके लिए उनको ड्रॉप्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छे ड्रॉप्स समझ आते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? ब्लू लाइट मैनेजमेंट। आपने करनी है ब्लू लाइट की मैनेजमेंट, यानी कि या तो वार्म मोड पे रखना है या फिर आपने जो है ब्लू लाइट को उसको मैनेज करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये आपका जो मेलेटोनिन है उसको रिड्यूस कर देगी और फिर जो आई फटीग है उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। अब पार फूड कौन से हैं? वो कौन से फूड हैं, वो कौन से टेबल फ्रेंडली फूड हैं जो कि आपकी आँखों की लिए बेहतर हैं, यानी आपकी नज़र को बेहतर बनाते हैं, जिससे आपकी आँखों का धुंधलापन या आपको जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो सकती है। वो फूड ये हैं जी, वो फूड है जी वॉलनट, और इसके अलावा आलमंड्स। इसके अलावा आप जो है विटामिन ई या फिर ओमेगा 3 ये फूड आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या है? इससे क्या होगा कि आपकी आँखों की खुश्की दूर होगी, फिर आपकी आँखों में जो एक होता है ना कि फाइट मस्कुलर डिजनरेशन हो रही होती है, उस हवाले से भी ये काम करेगी। अच्छा जी, फिर आपने करनी है पाम थेरेपी। पाम थेरेपी क्या है? पाम थेरेपी आपने जो है वो 2 मिनट तक जो है उसको करना है, ठीक है। और आपने 60 सेकंड के लिए, मतलब 2 मिनट में आपने देखना है, जब भी आप पाम थेरेपी थ्रू आउट डे में करना चाहें, 60 सेकंड्स के लिए अपनी जो पाम्स हैं उसको आपने आंखों पे लगा के रखना है 60 सेकंड्स के लिए, और टाइमर लगा लें और उसके बाद हटा लें। ना आपने उसको प्रेस करना है ना कुछ करना है, बट वार्म पाम जो है वो आपने करना है। अच्छा जी, अब ये आपके स्लाइरी मसल्स जो हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, अब रेड फ्लैग्स क्या हैं? कब आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जब आपकी कंडीशन सिवियर हो, जब आपको लग रहा हो कि मसल आपका बहुत फटीग कर रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये रेमेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है कि वो ये 20-20 रूल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने आपको आज एक ही सेगमेंट में बताई है। इसमें से जो भी रेमेडी आपको समझ में आए वो आप ज़रूर करें। पाम रेमेडी करें, ब्लिंक ब्रेक्स लें, फिर ब्लू लाइट मैनेजमेंट करें, डिजिटल डिटॉक्स करें, या फिर 20-20-20 रूल फॉलो करें। ये हो गई जी रेमेडी। अब आगे बढ़ते हैं खबर की जानिब। क्या हो रहा है जी? चोरियां ऐसी हो रही हैं कि अब बकरे भी चोरी हो रहे हैं। जी हाँ, गुलिस्तान जौहर से बकरा चोरी हो गया। अब ये जो बकरा चोरी हुआ है, बकरा नहीं बल्कि 25 बकरे चोरी हुए हैं। तो ये जो बकरे चोरी हुए हैं, ये 25 बकरे जो चोरी हुए हैं, इसका वाक़या ये है कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 AC से जो है वो 25 बकरे चोरी हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद क्या है? बकरों के जो मालिक हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की मलीर कैंट थाने में, फिर जमा करवा दी। चोरी किए गए बकरों की जो मालियत है वो 19 लाख रुपए से ज़ायद है। बकरी चोरी करने की जो वाक़े की वीडियो है वो भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुल्ज़िमान को तलाश कर रहे हैं। तो भाई देखें, ये बकराईद आती है ना, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ज़रूर होती है कि गायें चोरी हो गई, बकरे चोरी हो गए, तो आपने बड़ा इस हवाले से जो है वो अलर्ट रहना है। बल्कि
2-2.5 साल पहले जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इस हवाले से एक ऐप भी बना रहे थे कि अगर किसी का गाय बकरे चोरी हो जाएं तो वो ऐप के थ्रू उसको ढूंढ सकें। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उस ऐप का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, वो कितनी एप्लीकेबल है, वो किस तरीके से है या अभी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया कराची के वो स्टूडेंट्स है, ज़रूर उनके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब इंसान तो इंसान, यहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो भी आपस में लड़ पड़े हैं। जी हाँ, आपने देखा कभी रोबोट्स को लड़ते हुए? कह रहे हैं कि जी कॉम्बैट फाइटिंग जो है इसको करार दे दिया है। तो जी इंसान नुमा रोबोट्स आपस में लड़ पड़े हैं। वाकया हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ का एक स्टोर फ्रंट है जहाँ पर 2 इंसान नुमा रोबोट्स जो हैं उनकी आपस में फाइटिंग हुई, घूसे भी चले, लातों का भी आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, वीडियो वायरल हो गई। अब जिस देखने वालों को बड़ी हैरानी हुई इस हवाले से कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो लग रहा है कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर है। अच्छा जी, अब ये जो लड़ाई है इंजन एआई और यूनिट्री मॉडल्स के दरमियान पहली अवामी फाइट थी जिसे रोबोट कॉम्बैट के मरकजी धारे में आने की झलक कहा जा रहा है। अच्छा, वीडियो को वर्चुअल रियलिटी इनोवेटर ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी जो सबका ट्विटर था उस पर शेयर किया। वीडियो में 2 जो है वो बाईपेडल रोबोट्स एक आरजी रिंग में आमने सामने, जबकि एक इंसानी रेफरी फाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जी देखें, रोबोट्स भी लड़ रहे हैं। चलिए जी, ये हो गई आज की खबरें। अब शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आज आपको ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। छोटा सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आज इस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए जा रही हूँ, ये इंतहाई अहम है। बहुत सारी चीज़ें हम डोनेट कर रहे होते हैं या किसी को दे रहे होते हैं या अपनी फैमिली में किसी को दे रहे होते हैं, और ये सोच कर दे रहे होते हैं कि जी ठीक है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो किसी की ज़रूरत के वक्त काम आया जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे रिश्तेदारों के बाहर, हमारे घरों से भी बाहर, हमारे दोस्तों में और बहुत सारी जगहों पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि सफ़ेद पोश कहलाते हैं, नहीं वाइट कॉलर कहलाते हैं, जो कि आपसे कह नहीं सकते कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपको खुद ही फील करके खुद ही समझना होता है कि किसकी फैमिली में जो है क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या कोई भी शख्स जो है वो किन हालात से गुजर रहा है। वो लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। अगर आप ख़ुद एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप ख़ुद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और आप ये तजर्बा रखते हैं महसूस करने का, आप ये तजर्बा रखते हैं इंसानियत का, आपके दिल में दुख है, या फिर आपने सराउंडिंग में या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हो, तो ज़रूर आपको दूसरों की जो है परेशानी है उसका आइडिया होता है। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं ना कि जो इस हवाले से बात होती है कि जी जो शख्स दे रहा है उसकी नीयत और जिस शख्स को दिया जा रहा है उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद साहब मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। अच्छा सर, जिस तरह से आपने ये कैंपेन स्टार्ट की है और आप मुझे इस कैंपेन के बारे में बता रहे थे कि आपकी जो कैंपेन है वो क्लोथिंग के हवाले से है, क्लोथ्स डोनेशन के हवाले से है, और इसमें जो है वो लोगों के पास जो कपड़े होते हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं कि किन को ये कपड़े दिए जाएंगे और मुस्तहिकीन के पास ये पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, या अगर जो वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक उनकी ये जो अच्छी नीयत है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है अगर वो किसी को डोनेट करना चाहते हैं। तो एक तो इस हवाले से बताइए, फिर उसके बाद फिर इसके जो है ना वो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जी सर। जी एक्चुअली ना आइडिया तो बड़ा पुराना है। व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क आई स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स देयर, और जैसे आपको पता है कि सैल्वेशन आर्मी बहुत बड़ी एक एनजीओ है जो दुनिया में इस खासतौर पे क्लोथ डोनेशन के हवाले से बहुत काम कर रही है जी। तो उस वक्त से मेरे दिन में था कि कुछ जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं इस हवाले से कोई सब्सटेंशियल काम करेंगे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कपड़े इकट्ठे करती हैं, डोनेशन लेती हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि ये सारे कपड़े जाते हैं बहुत जो गरीब लोग हैं जो बिल्कुल बॉटम पे हैं सोसाइटी के, तो उनको दे गिव देम लॉट ऑफ क्लोथ्स, और इस तरह राशन भी है उन्हीं को मिलता है।
और जो एक तबका है दुनिया में भी और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, वो है जिसे कहते हैं सफेदपोश लोग। सफेदपोश लोग वो हैं जिनके दे आर वर्किंग एंड दे हैव सम मीगर इनकम, लेकिन जब व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस आर सेटल्ड ना, उनके पास अपने कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते बेचारों के पास। और सफेदपोश इसलिए कहते हैं हम कि वो मांगते नहीं है, किसी से हाथ नहीं फैलाते। तो इसमें मेरा आइडिया ये है पाकिस्तान में इस चीज़ को डेवलप करने का कि हम उन लोगों तक रीच आउट कर सकें कि जो लोग जो हैं वो सफेदपोश हैं और उनको ज़रूरत है। मतलब चंद सेगमेंट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को देखें कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मेजर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पिक यूनिवर्सिटी या लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ पे बेशुमार स्टूडेंट जो रिमोट एरिया से आते हैं, छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे टाउन से, बड़ी मुश्किल से वो अपनी फीस अदा करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपना मेस वेस जो भी उनका खाने वाने का इंतजाम करते हैं। और मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज का पता चला कि बेचारों के पास कई बार अपने मेस में पैसे नहीं होते खाने देने के लिए, वो दाता दरबार जाते हैं, वहाँ से जाके वो खाना खा के आते हैं। तो एक ही शर्ट है, एक पैंट है या एक शलवार कमीज, उसी में सारा गुजारा करते हैं पूरा पूरा सेमेस्टर, पूरा पूरा साल। तो वो हैं जो मुस्तहिक हैं, इसके एक सेगमेंट ये है। तो इंशाल्लाह हम उनको रीच आउट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनको कैसे दिया जाए। एक जैसे कहते हैं ना, एक तो है ना कि चीज़ें फेंक दी जाए उनके सामने, जो कैसी चीज़ दी जाए जो ना वो, जिसे कहते हैं ना कुछ चीज़ दें तो वो दें जो आप खुद पहनना चाहते हो, ये पहनते हो। ये नहीं कि इस्तेमाल शुदा कपड़े ऐसे जो फटे पुराने कपड़े हैं, मैले चले कपड़े हैं, दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम चाहते हैं कि उनको एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ जो चीज़ें उनको दी जाए, क्लोथिंग दी जाए, ताकि वो पहन सकें। अच्छा, दूसरा सेगमेंट जो है वो है हमारे टीचर्स का। अगर आप पूरे पाकिस्तान में टीचर्स को देखें, बड़ी बड़ी जो हाई एंड स्कूल उनको छोड़ के आए, कॉलेजेस को छोड़ के टीचर बेचारों के पास भी कुछ नहीं, वे एक ही जोड़े में, एक ही कपड़े में, सलवार कमीज में और फटी पुरानी वो चप्पल होती है, उसी में वो सारा गुजारा कर देते हैं। तो वो रोल मॉडल है, हमारी कौम के लिए रोल मॉडल है, बच्चों के लिए रोल मॉडल है। तो एक वो सेगमेंट है जिसे हम चाहते हैं कि हम उनकी डेफिनेटली इसमें डोनेशन में जो है वो बड़े मुस्तहिक हैं, उनकी मदद की जाए। तीसरा सेगमेंट हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप देखा कितने लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, आजकल तनख्वाह 30-40-50 हज़ार कुछ भी नहीं है, घर का खर्च देते हैं, उसके बाद रेंट देते हैं, उसके बाद बच्चे हैं उनकी एजुकेशन देते हैं, कपड़े खरीदने के लिए उनके पास बेचारों को कोई पैसे नहीं होते। और वो सेगमेंट एक ऐसा है जिसे आप रोज देखती हैं कि वो सेम शर्ट है, सेम पैंट है, या कोई एक दो चीजें उन बेचारों के पास, तो उनकी हम हेल्प करें। और लास्ट सेगमेंट हमारा जो है वो ये है कि जिसमें शादियों वादियों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, ना कपड़ों के, ना खवातीन के पास जोड़े होते हैं, ना मर्द के पास हैं। इसी तरह इंटरव्यू जाने के लिए तब भी उनके पास कोई राइट लिबास नहीं होता। तो ये हैं सारे वो मुस्तहिक लोग जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, और उनको हम इस तरह देना चाहते हैं कि उनको पता भी ना लगे, यानी कि एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ वो हम एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ले और दे। तो इसको इस तरह हम इसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं। मैं सही। अच्छा सही साहब, जिस तरीके से आपने बताए सारे के कंपोनेंट्स के भाई आपकी कैंपेन जो है इस हवाले से है, वहीं पर ये बताइए कि एक शख्स है जो कि डोनेट करना चाहता है कपड़े, या कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई भी अगर अपने कपड़े डोनेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे? आप जिन लोगों को ये ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनके टाइप ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं, ये ज़रा बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई अगर वो आपसे रब्ता करते हैं तो वो किस तरह से फिर जो है वो कपड़े डोनेट कर सकते हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो इस वर्किंग, donate-kapde.com, DONATE कपड़े KAPRAY, donate-kapde.com। आप उस पर जाइए, उसमें जाके आप अपनी एक रिक्वेस्ट फॉर्म है, बताइए कि आप क्या डोनेट करना चाहते हैं। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें ख़वातीन के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, इसमें मर्दों के कपड़े हैं, इसमें फॉर्मल भी है, इसमें कैजुअल भी है, इसमें वेडिंग के भी कपड़े हैं। अच्छा, लेकिन एक बात का खास तौर पर ख्याल रखिए कि वो कपड़े हमें दें जो कपड़े आप खुद पहन सकते हो। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी सर। जी 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 बिल्कुल सर, मैं यही कह रही थी। तो उसका क्राइटेरिया ये होगा कि पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जब आएंगे कपड़े तो हमारे पास एक पूरा प्रोसेसिंग सेंटर है जहां पे वो आएंगे। उसके बाद एक एक कपड़े को हम इंस्पेक्ट करेंगे, हमारी टीम बैठी होगी, इंस्पेक्ट करेगी, उसके बाद जज करेगी कि ये कपड़ा जो है देने के काबिल है, ये कपड़ा देने के काबिल नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम उसकी साइजिंग करेंगे
ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये शर्ट जो है ये 14 साइज की है, 15 की है, 16 की है, ये पैंट जो है 32 की है, 34 की है, ये कोट जो है 40 का है, 38 का है, जो भी साइज है। और हमारी इसमें सारी जो इनोवेशन है वो ये है कि हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें हम जाएंगे और रिसिपिएंट जो अपनी रिक्वेस्ट करेगा कि उसे किस साइज के कपड़े चाहिए, और जो डोनर है उसकी जो हमारे पास कपड़े कलेक्ट हो रहेंगे उसमें हम मैच करेंगे। उसके बाद वो हम उन्हें शिप कर सकते हैं कपड़े, क्या वो हमारे पास आके हमारे पास प्रोसेस सेंटर है वहाँ से वो ले सकते हैं। इंतहाई डिग्निटी के साथ, इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ हम उनको चीज़ें पेश करेंगे। क्योंकि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम ये है कि लोगों को उनकी साइज के मुताबिक, उनकी बॉडी के मुताबिक, उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उनके ओकेजन के मुताबिक मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यही इमेज कंसल्टेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम डोनेशन में इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि बेचारे देयर नीडी तो उनको जो मर्जी दे दिया जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी टीम होगी वॉलंटियर्स की जो हमारा ये सारा काम करेगी। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग सेंटर में वॉशिंग मशीन है, उसके बाद हमारी ड्राई क्लीनिंग का इंतजाम है, ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से जो है उनको जिसे कहते हैं एक तोहफे के तौर पे गिफ्ट। देखिए जब गिफ्ट देता आदमी तो हमारी सोसाइटी में बहुत गिफ्ट दिया जाता है। कितना लोग सोचते हैं कि यार ये गिफ्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इवन के नए कपड़ों में स्टिच में कितना सोचते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और जो नीडी लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनको हम प्रॉपर उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ उनको हम ये सारी डोनेशन करेंगे। सही। अच्छा सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि वो कपड़े जो आप खुद पहनते हैं वो कपड़े आप दूसरों को दें। यूजुअली आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमारी जो है वो एक सिंगर हैं हदीका कियानी, उन्होंने भी इस हवाले से रिजर्वेशन का इजहार किया और उन्होंने वो कपड़े साइड पे कर दिए थे जो कपड़े पहनने वाले नहीं थे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप किसी को कपड़े देना चाहते हैं, कोई भी डोनेशन करना चाहते हैं ऐसा जो किसी ने पहनना हो, जो किसी ने रखना हो, या किसी के रहन सहन के काम आए, तो वो चीज़ें दें जो खुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो। उसको आप खुद, अगर आपको लगता है कि जी ठीक है ये मैं यूज़ कर सकती हूँ या मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ही वो आप किसी को दें। और चेक एंड बैलेंस कर लें कि ये देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ताकि जिनको आप डोनेट कर रहे हैं उनको भी पता हो कि ठीक है, अगर आपके फैमिली से या आपकी तरफ से कोई चीज़ आती है तो वाकई वो ऐसी चीज़ होती है कि वो दे दी जाए। वरना क्या होता है कि यूजुअली जिन लोगों को आप ये डोनेट कर रहे होते हैं या इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसको बिल्कुल साइड में कर देती हैं और वो शायद किसी को देती नहीं है। सर, लोगों को ये बताइए कि अगर वो ऐसे कपड़े जैसे कि वो ज़लज़ला ज़दगान है या फिर दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो कपड़े डोनेट करते हैं और वो ऐसे कपड़े देते हैं या ऐसे कपड़े किसी को डोनेट कर रहे होते हैं जो वो खुद भी नहीं पहन सकते, तो वो एक तरीके से वो साइड पे कर देते हैं वो जो इतना मटेरियल, जो इतना यूज्ड मटेरियल होता है जो किसी और के काम ना आ सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो जिस तरह का मटेरियल होता है या जिस तरह के वो कपड़े होते हैं उनकी कंडीशन होती है, वो फटे हुए होते हैं। अगर जूते किसी को देते हैं तो वो बिल्कुल फटे हुए होते हैं, कपड़े होते हैं तो उसके अंदर जो है वो इस तरह के कपड़े होते हैं कि वो शायद कोई नहीं पहन सके। तो इस तरह से देने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो अच्छी नीयत और अच्छी इंटेंशन के साथ दें, क्योंकि आगे भी आप जिनको देते हैं उनके काम नहीं आते। जी सर, ये बताइएगा। जी, मेरे कुछ कपल ऑफ आइडियाज हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे कम एंड दे बाय द एंटायर वार्डरोब विद मी। सूट्स खरीदते हैं, शर्ट्स खरीदते हैं, 10-10, 12-12 शर्ट्स खरीदते हैं, 2-2, 3-3, 4 सूट्स खरीदते हैं, फिर शलवार भी खरीदते हैं। तो मैं पहली तो बात है उनसे कह रहा हूँ कि देखें भाई, ये जो आप कपड़े अब नए खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कपड़े पड़े हुए हैं जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो लाभी बात है, जो बंदा इतना बॉर्डर खरीदता है तो उसके पास अच्छे ही कपड़े मौजूद होंगे उसकी अलमारी में। दूसरी बात ये है कि अलमारियां लदी पड़ी हैं हमारी जी। यार आप देखें कि हर बंदे के पास, बंदी डजंट मैटर, कपड़े ओवरफ्लो कर रहे हैं जी। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कपड़ा आपने एक साल में एक बार नहीं पहना, एक बार भी नहीं पहना, उसको आप डोनेट करते हैं, क्योंकि दूसरे साल भी नहीं पहनेगा, आई कैन गारंटी यू, तीसरे साल भी नहीं पहनेंगे, चौथे साल भी वो एक्चुअली स्टैंडिंग देयर बल्कि हैंड हुआ होगा और डस्ट कलेक्ट कर रहा होगा। तो उन कपड़ों को उनका एक्चुअली कई लोग हैं पता है कि एक बार चीज पहन के थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार ये पता नहीं, या फिर कई बाइंग मिस्टेक्स हैं, वो कहता है यार कलर पता नहीं मैंने क्यों खरीदा, मैं क्या सोच रहा था, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सर, वो इसलिए रख लेते हैं कि ये कभी ना कभी काम आ जाएगा। घरों में बहुत सारा सामान, हमने इस पे पर्टिकुलर शो भी किया था सर इससे पहले, कि घरों में बहुत सारा सामान, कपड़े हों या फिर शूज़ हों या फिर ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी होती है जो रखी रहती है, जो कि डल हो जाती है, पहनने में नहीं आती, लेकिन
लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि नहीं ये कभी ना कभी काम आ जाएगी, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि सामान भी घर का बढ़ता जाता है, स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है उसको टेक केयर करने का, और होता ये है कि वो काम नहीं आती। सर जी सर काम नहीं आ जी सकता। जी इसी के फोकस है, यही हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आपकी शो के थ्रू। जी। आई वुड से कि आप जो है अपनी अलमारियों में जाएं। हाँ। वो कहते हैं ना, अलमारियों के बोझ हल्के करें, दिल के बोझ भी हल्के करें, you know? सही। तो इसमें जो ना इंशाल्लाह यू विल सी कि आप इसमें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो चीज़ दें जो आप खुद पसंद अपने ऊपर वो पहन सकें या खा सकें, जो भी चीज़ें वो इस सोच के साथ दें कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये उनका हुक्म है हमारे लिए, उनकी एक उन्होंने हमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो आई वुड से कि उसको मद्देनजर रखें, और दूसरी बात है दिल थोड़ा सा बड़ा करें, यकीन करें कि ये सारी बिल्कुल सही चीजें करें, नहीं रह दिल जाएंगी बड़ा और- करें और लोगों के काम आना शुरू करें, तो वो आपके लिए अल्लाह ताला बड़ी खैर करता है। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चले जी, शो में ये वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और गेस्ट से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो हमारे यहाँ ना अब बहुत स्टाइल चेंज हो गया है फोटोग्राफी का, और लोग डिफरेंट स्टाइल से उसको रील स्टाइल में भी बनवाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त शूट करवाते हैं, और पहले से ही जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम रेडी हो जाते हैं और प्रॉपर शूट होता है, दिन में भी शूट होता है, फिर वो इवनिंग में भी शूट्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, और इस तरह से शूट होते हैं कि वो आपका जो नेचुरल सारा कुछ है ना वो दिखा रहे होते हैं कि आपने किस तरह से नेचुरली एक्ट किया है, और सारा कुछ उसके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल पोज करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो हम फोटोग्राफी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त जो इस वक्त फोटोग्राफी है, ये इतने ज़बरदस्त जो फोटोग्राफ्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में जो है ना वो टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त हमारे मुल्क में फोटोग्राफी होती है, और इनमें वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ़र आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। और जनाब इनके पास सितारा इम्तियाज़ भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, सीनियर फोटोग्राफ़र भी हैं, तो आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। इरफान हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी। अच्छा सर ये बताइए, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर ये बताइए, ज़बरदस्त आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आजकल जो ट्रेंड्स हैं फोटोग्राफी के वो क्या क्या हैं, उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। पहले अभी रीसेंट ट्रेंड्स बताइए फोटोग्राफी के कि क्या हैं। सर आपको आवाज़ आ रही? चलिए जी, फिर सर को जो है वो कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। तो इरफान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और दोबारा से उनको कनेक्ट किया हमने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, ज़बरदस्त फोटोग्राफी करते हैं आप, और बेहतरीन जो है वो पसंद किया जाता है आपके काम को। ये बताइए सर, आजकल क्या फोटोग्राफी हो रही है, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आजकल तो थोड़ा ऑफ सीजन हो गया है, लेकिन अच्छा। जो अभी ईद के बाद फिर दोबारा काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मोस्टली इट्स वेडिंग और फैशन, और जो नए नए ट्रेंड्स हैं जो हमें थोड़ा डाउन टाइम मिलता है हम अपने आप को अपडेट करते हैं, तो मोस्टली वेडिंग्स एंड फैशन। सही, मोस्टली वेडिंग एंड फैशन। अच्छा सर, आप बड़ी ज़बरदस्त जो है वो वेडिंग्स कवर करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आपकी पिक्चर्स होती हैं जो आप हम लोग देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर। सर आप ये बताइए कि आपने जो है वो जुनैद सफदर की भी वेडिंग की फ़ोटोग्राफी की, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा सारा कुछ बताइए, क्या कुछ था, कैसे कैसे इवेंट्स थे, और क्या कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बल्कि इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जब क्लाइंट आपको द फैमिली चूजेस यू अगेन। जुनैद की फर्स्ट वेडिंग भी आई डिड, एंड नॉर्मली लोग जो है वो फिर दूसरी पे किसी और को करते हैं, तो इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग कि भी दे आर पिकिंग यू अगेन। एंड आई हैव नोन द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जुनैद के जो मामू लगते हैं, बल्कि वो मुझसे सीनियर थे एचएसएन कॉलेज में। हमजा शहबाज मेरा क्लास फेलो था, तो मेरा एक शरीफ फैमिली से देरीना ताल्लुक भी है। So it was a wonderful experience. They're very courteous, very nice people. बिल्कुल सर, बड़ी ज़बरदस्त फोटोग्राफी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी मरियम नवाज़, और बहुत जो है अच्छे तरीके से शूट किया था, एक एक मोमेंट बिल्कुल नेचुरल था सर।
बिल्कुल ऐसे ही है। वी ट्राई टू कीप इट नेचुरल। हाँ। वी ट्राई कि फोर्स ना करें कि पोज करना पड़े, बिकॉज जब आप पोज करते हैं तो वो एक जो नेचुरल खुशी जी। मोमेंट एक्सप्रेशन होता है वो चला जाता है। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी वेडिंग्स थी, जैसे कि आतिफ असलम हैं, या और कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जिनकी वेडिंग्स में जो है वो आपने फोटोग्राफी की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ईमान अली हमारी एक सुपर मॉडल थी, उनकी की। उर्वा अच्छा। फरहान की मैंने की। सही। फिर उसके अलावा मलिक रियाज फैमिली की, सिटी हाउसिंग वालों की, फिर अभी राइट। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा हमारे चेयरमैन जॉइंट जी चीफ जी ऑफ जी स्टाफ जी थे, उनके दोनों बेटों की। तो जी। there's a long list of notable celebrities सही। and dignitaries. सही। Yeah. अच्छा सर, क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त काम करते हैं तो ये इस फील्ड में लोग आना चाहते हैं, या फिर जो हमारे फोटोग्राफर्स हाँ। हैं उनके उनके हवाले से बात कीजिए कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फोटोग्राफी है वो मतलब वाज़े फ़र्क है, मतलब वो साफ नज़र आ रही है कि उसमें नेचुरल भी है, खूबसूरत भी लग रही है, डिसेंसी भी है, और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। बट इन जनरल आजकल काम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो थोड़ा सा इस हवाले से बात कीजिए बिल्कुल। कि एक्चुअल में जो फोटोग्राफी की फील है वो क्या है? देखिए, जब आपको कोई इनवाइट करता है टू देयर पर्सनल इस तरह के स्पेशल मोमेंट्स, तो हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आजकल ट्रेंड में क्या चीज चल रही है या आजकल जेन जी के बच्चों को क्या चीज चल रही है। हमारी थिंकिंग ये होती है कि कल ये हमारी पिक्चर्स जब इनके ग्रैंड किड्स देखेंगे या जब इनकी फैमिली में मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग देखेंगे, everybody should be able to appreciate that and value that. तो हम जब पिक्चर उतारते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि जो कनेक्शन है, बॉन्ड है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, दैट शुड बी विजिबल। वरना तो फायदा कोई नहीं है पिक्चर उतारने का ना। इट्स जस्ट लाइक वो तो फिर सीसीटीवी कैमरे वाली फुटेज मैं कहता हूँ। तो वी ऑल्सो ट्राई के जो फैशन ट्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत फॉलो करें, लेकिन जो एक क्लीन कट क्लासिक फोटोग्राफी है जहां पे लाइट के ऊपर फोकस है, कंपोजिशन के ऊपर फोकस है, एस्थेटिक्स का ख्याल रखा गया है, हम और स्किन कलर टोन्स का ख्याल रखा गया। आजकल क्या है कि जेनजी जो है वो इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के नीली पीली रंग बिरंगी तस्वीरें इंस्टा की हद तक तो ठीक लगती हैं, लेकिन जब वो प्रिंट होके आपके सामने आती हैं तो वो ऑरेंज रंग की स्किन टोन मुझे समझ नहीं आती। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इट्स अ वेरी फाइन लाइन between following the trends versus doing the clean cut classic photography. सही। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की सर आपने। फोटोग्राफी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपका एक्सपोजर होना चाहिए, एस्थेटिक्स होने चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रेस है, तो फिर जाहिर सी बात है वैल्यूज का भी पता। जी 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 या जी सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उधर आई वाज इन यूएस फॉर 10 years, तो जब उधर आई वाज डूइंग फोटोग्राफी, तो जो इंडियन फैमिलीज या पाकिस्तानी फैमिलीज होती थी, व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो वो कहते थे यार हम गोरों से नहीं करा सकते, क्योंकि उन्हें हमारे वैल्यूज, उन्हें हमारी रस्मों का, उन्हें हमारे वो जो पर्दा है, जो शर्म है, उसका एहसास ही नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वैल्यूज का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल हैं, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले हैं, और कुछ हैं जो बहुत आउटगोइंग है। तो आपको हर जगह पर एडजस्ट करना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली वैसे ही पिक्चर्स लेनी चाहिए। सही। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि आपने बहुत सारी वेडिंग्स जो है वो कवर की हैं, इतनी सारी फोटोग्राफ्स, इतनी सारी रील्स, माशाल्लाह। ये बताएं आपका फेवरेट जो है वो इवेंट कौन सा रहा, और आपको लगता है नहीं ये मैंने बहुत फाइन काम किया था, कि नहीं दैट वाज अमेजिंग वर्क? जी सर। ये शर्मीला फारूकी की नंद की शादी थी जो मैंने 2013 में की थी। अच्छा। और इट वाज अ वेरी स्मॉल इवेंट, अच्छा। वेरी स्मॉल इंटीमेट इवेंट। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े ग्रैंड इवेंट होते हैं आपको उनमें मजा आता है, नहीं, वो मेरी नजर में जलसे बन जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे सारी पॉलिटिकल एलीट आई होती है और कारोबारी लोग आए होते हैं और मिलिट्री के, वहां पे काम करने का मजा आता है, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो who are actually there to have a good time and connect and enjoy those moments. तो वहां पे फिर आपको you become part of that group, और जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको हर शॉट पे मजा भी आ रहा होता है, because you're capturing those priceless moments instead of just स्टेज के आगे खड़े होके जो ग्रुप पिक्चर्स होती हैं। तो स्मॉल इंटीमेट इवेंट्स आर ऑलवेज बेटर। सही। मतलब आप ये कह रहे हैं जो स्मॉल इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, उसमें ज्यादा आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ब्राइड ज्यादा कैंडिड मोमेंट्स, हाँ कैंडिड मोमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा सर, ब्राइड एंड ग्रूम, समटाइम्स इट हैपेंस विद द पीपल कि वो लोग खुद इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, या फिर खुद सारी फील इतनी बन जाती है कि पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स आ रही होती
होती हैं, आपको क्या लगता है कि ब्राइड ग्रूम से बैठ के पहले मीटिंग कर लेनी चाहिए? जो ये मैं उनके लिए पूछ रही हूँ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपकमिंग हैं या जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो दोनों की तरफ से जो रिजर्वेशन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसके ऊपर जिनकी फोटोग्राफ्स होती हैं वो कहते नहीं आपने देखे हमने ये कहा था, आपने ये सारा कुछ किया, तो उनको गाइड कीजिएगा सर। जी जी, पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन जो आपके यंग कपल्स हैं ना, वो तो पूरा एक मूड बोर्ड लेके आते हैं। दे वांट कि हमें वार्म पिक्चर्स चाहिए, हमें कैंडिड पिक्चर्स चाहिए। इवन वो दे शो अस के हमें ब्लरी पिक्चर्स चाहिए, हमें मोशन ब्लर वाली पिक्चर्स चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट के साथ एक मीटिंग करें। कुछ कपल आके कहते हैं कि हमें बिल्कुल कैंडिड पिक्चर्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि शूट के ऊपर बिल्कुल कैंडिड पिक्चर्स वही है जहाँ पे आप बातें करते हैं और चलते जा रहे हैं और हम पिक्चर्स उतार रहे हैं। अब आपका मुंह टेढ़ा है, बोल रहे हैं, बात करें, आपको हम थोड़ी डायरेक्शन देंगे, एक बेसिक पोज, फिर आपने वहां पे यू हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विदाउट लुकिंग इन द कैमरा। तो ये सारी डिस्कशन उनके साथ करनी पड़ती है, फिर ही अच्छा रिजल्ट आता है। फिर अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा सर, आजकल जो है वो आउटडोर फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो अगर किसी का मतलब वेडिंग लॉन है, वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो भी ब्राइड ग्रूम को पहले से बुलाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी आप आ जाएं, और उसके बाद जो है वो पहले से एक आउटडोर होता है वो प्लान हुआ होता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ बेहतर रहती है ब्राइड ग्रूम के लिए? और क्या ये सीजनल भी देखा जाता है कि अगर विंटर्स हैं तो किस जगह पर शूट होगा, अगर समर है तो किस तरह का लुक रहेगा? ये बताइएगा सर। जी जी जी, देखें जो कपल, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी वेडिंग स्टाइल है उसमें जो कपल की जो मोमेंट होती है आपस में एक दूसरे के साथ, वो तो सिर्फ उसी आधे पौने घंटे में होती है जहां कपल शूट हो रही होती है। सही। जब मैं यूएस में था तो उसमें एवरी डिसीजन वाज डन बाय द कपल, everything was paid for by the couple, so they were calling all the shots। कहाँ क्या वेन्यू है, क्या खाना है, और उनकी फैमिली और ब्राइड की फैमिली दे आर इनवाइटेड टू द इवेंट। यहाँ पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो तो एक बेचारे साइड हीरोज का साइड किक का रोल होता है, शादी प्लान भी कोई कर रहा होता है, और हर चीज। तो जो उनका जो कपल का जो मोमेंट टुगेदर है, दैट इज दैट 1 hour बिफोर द इवेंट। तो वहां पे ही अच्छी पिक्चर्स कपल की आती है, जहाँ उनकी केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी, जहां पे उनकी हाईलाइट, उनकी रील, उनका जर्नी, वो सारा हम डॉक्यूमेंट करते हैं। सही सर, आपकी जो पिक्चर्स हैं या जिस तरीके से आपकी फोटोग्राफी है, दैट्स अमेजिंग, और वो नज़र आता है कि वो कितने पैशन के साथ जो है वो पिक्चर्स ली गई हैं, कितनी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत की गई है, एक एक मोमेंट को जो है वो कैप्चर किया गया है, और किस तरह से उसको नेचुरली कैप्चर किया गया है। ये बताएं सर, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी जो है वो वेडिंग कवर किए होंगे, तो कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी रही जिनके साथ काम करके आपको बड़ा मज़ा आया, आपको अच्छा लगा कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त मेरे मतलब की पिक्चर्स आई हैं ये सारी? जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ हमेशा मजा इसलिए आता है कि वो तो ऑलरेडी दे आर यूज्ड टू कैमरा। हाँ, सही। तो आपको उनको उसके अलावा भी आप बता सकते हैं सर। जी जी जी। हाँ जी, आतिफ असलम की जो मेहंदी की शूट थी, दैट वाज रियली फन। मुझे एक सिंगल पोज नहीं, हालांकि वो मैं अपलोड कुछ नहीं, इजाजत नहीं थी तो, लेकिन मुझे एक सिंगल पोज भी उनको नहीं बताना पड़ा। और वह फरहान भी ऐसे था, बिकॉज दे वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनकी केमिस्ट्री थी। तो जो इस तरह के कपल्स होते हैं, दे आर नॉट कैमरा शाय, दे नो हाउ टू पोज। हमें उनको ऐसे बताएं, ऐसे खड़ा, कुछ भी नहीं, हम वी जस्ट क्लिक अवे एंड वी कैप्चर द मोमेंट्स। सही। अच्छा सर, आप अपनी जर्नी के हवाले से भी बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया और ये कैसे आपको शौक हुआ और किस तरह से ये पैशन डेवलप हुआ। माशाल्लाह से आपको सितारा इम्तियाज़ भी मिला, उस हवाले से बताइए। हाँ जी, मैं अमेरिका में मास्टर्स करने के बाद जॉब कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग की जी। तो मैं और मेरी वाइफ, नहीं मेरी शादी हुई थी, तो हम एक उधर लेक ऑस्टिन है, ऑस्टिन के अंदर, वहां पे हम कैनोइंग करने गए, बोटिंग करने गए। तो मेरे पास एक छोटा सोनी साइबर शॉट कैमरा था 3 मेगापिक्सल का। तो वो नादिया को धूप लग रही थी मुंह पे, तो उसने कैनो में खड़े होके साइड स्विच करने की कोशिश की। अब वो इतनी छोटी नैरो सी कैनो होती है, बोट तो 2 बंदों की, वो हम पानी में उलट, तो फिर वो मेरा कैमरा भी पानी में गिर गया। तो मैंने एज अ रिवेंज मैंने कहा, अब तुमने मेरा कैमरा तबाह किया है, तो I'm gonna get a DSLR। दिस इज 2006 की बात है। अच्छा। तो फिर मैंने DSLR लिया, और फिर आई वुड शो हर पिक्चर्स अच्छे अच्छे लेंसेज के साथ दूसरे फोटोग्राफर्स की, देखो इससे उतारूंगा तो तुम ऐसे नजर आओगी, ये बैकग्राउंड ऐसे ब्लर होगा, तुम विल स्टैंड आउट। तो फिर अच्छे लेंसेज लिए, एंड देन फिर मैंने कहा इतने एक्सपेंस कर दिया, तो देयर शुड बी अ वे टू रिकवर दिस इन्वेस्टमेंट।
तो फिर मैंने वहां पे OLX पे ऐड लगाई, पहली मेरी शूट $40 की थी। अच्छा, तो फिर वहां से चलते 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 आज अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान में जो फोटोग्राफी 2011 में आई मूव बैक। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए आजकल पाकिस्तान में जो फोटोग्राफी हो रही है वो किस हवाले से हो रही है, और आप जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए पहले। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मैंने वहां पे 5 साल ऑलमोस्ट 10 years आई वाज इन यूएस, तो आखिरी 3-4 साल मैंने फोटोग्राफी की। जो वहां का ट्रेंड था फिर मैं पाकिस्तान लेके आया, आउटडोर शूट्स का ट्रेंड 2011 में मैं पाकिस्तान लेके आया। और उससे पहले वही होता था। अब मेरी अपनी जो शादी की शूट है वो PC में हुई थी, और हम दोनों मियां बीवी साथ खड़े हैं। फोटोग्राफर ने कहा इनकी ना ऐसे कमर पे हाथ रखें, तो माय वाइफ शी वाज शेकिंग। मैंने कहा रहने दे यार, आप हम साथ ऐसे खड़े हो, हाथ बांध के खड़े हो गए। हाँ। तो ये मेरी अपनी शादी की शूट का एक्सपीरियंस ऐसा था। अच्छा, तो जो बाहर का था वो एक आउटडोर नेचुरल कपल की केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी हाँ। कैप्चर करने का जो मैं स्टाइल लेके आया था, जी। तो वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। पार्लर में ब्राइड के तैयार होने के शॉट्स, मैंने कहा कि ब्राइड की जो स्टोरी है ऑफ द डे दैट शुड बी कैप्चर्ड। तो वो फिर ट्रेंड शुरू हुआ कि ब्राइड सैलून में तैयार हो रही है और उसके शॉट्स हो रहे हैं, और फिर कपल शूट है उनके शॉट्स हो रहे हैं, और फिर तो या ये अब आजकल भी यही चल रहा है। लेकिन ये कि आजकल थोड़ा उल्टे सीधे काम ट्रेंड के नाम पे चल रहे हैं, जैसे लेंसेज के आगे प्लास्टिक के शॉपर लगा के फोटोग्राफी कर रहे हैं ओल्ड वाइब देने के लिए। जी। पुराने कैमरों से पिक्चर्स उतरवा रहे हैं कि हम वी आर गोइंग बैक टू द 80s 90s। राइट। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा अच्छा है। सर, ये जो आपने बात की ना, बहुत ज़बरदस्त बात की कि पुराने जो है ना वो चीज़ों को वो वापस लेके आ रहे हैं और वो इस तरह की फील देने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मैंने भी कुछ लोगों की देखी है जिसमें ये फील आ रही थी कि शायद ये बहुत पहले की पिक्चर्स हैं, और ये तो पिक्चर्स पुराने ज़माने में शायद होती थी। तो वो ट्रेंड क्यों सर? मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रिफाइन काम हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी हो गई है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, कैमरास बड़े अच्छे हैं। देखिए, जी सर, जी मैं यही कहता हूँ कि हम लाखों के कैमरा और लेंसेज लेके उनके आगे प्लास्टिक का शॉपर लगा के तस्वीर को तबाह करके कूल बनने की कोशिश करते हैं। सही। ये एक नॉनसेंसिकल सा ट्रेंड है। देखिए, अगर आपने खराब पिक्चर्स लेके ही अगर खुश होना है तो फिर इतने महंगे कवरेज कराने का क्या जरूरत है? अभी देयर वाज अ वेडिंग जहां पे ब्राइड ने डिजिटल HD 4K कैमरास की जगह पुराने कैमकॉर्डर से पिक्चर्स बनवाई है, वीडियो बनवाई है। आई मीन व्हाट्स द बिग डील? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये आई थिंक दिस इज जस्ट अ वे टू गेट अटेंशन, कि अपना काम खराब करा के अच्छे, जहां अच्छा खूबसूरत काम हो रहा है, रिफाइंड काम हो रहा है, वहां पे आप खराब काम करा के कूल लगने की कोशिश करें। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सही। अच्छा सर, इतनी सारी आपने वेडिंग्स की जो है वो फोटोग्राफी की है, इतने सारे इवेंट आपने कवर किए हैं, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल मोमेंट कौन सा लगता है फॉर फोटोग्राफी? कि वहाँ पर फोटोग्राफ्स बड़ी मुश्किल से मिल रही होती हैं, कि रश होता है, या ब्राइडल एंट्री होती है, या फिर वो रुखसती का टाइम होता है? आपको कौन सा ऐसा टाइम बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर मुझे जो है ना एक्सप्रेशन सही नहीं मिलते, यहाँ पर मुझे बड़ा मुश्किल होती है? वो बताइएगा सर, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि कितनी मुश्किल होती है फोटोग्राफी करना कोई आसान काम नहीं होता है। हाँ जी, सबसे मुश्किल रुखसती का टाइम होता है। एक तो ये कि एवरीबॉडी इज वेरी इमोशनल जी, और एवरीबॉडी इज वेरी हाई स्ट्रंग। फिर वो आंसू भी निकल रहे होते हैं, और अब ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें ये नहीं कह सकते रुकें, ये मुझे शॉट दे। अब वो आके गाड़ी के पास आ जाते हैं, जब वो बाहर आते हैं वहां लाइट भी नहीं होती है जी, फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो लोग भी गले मिलना चाहते हैं जिनका दूर का ताल्लुक होता है ब्राइड के साथ। होता है ना कि बहन भाई माँ बाप तक हो। जी जी। अब वो गाड़ी के बीच में और उस जमघटे के बीच में वो गेटिंग दैट कैप्चरिंग दैट प्रेशियस प्राइसलेस मोमेंट, वो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइटिंग। अंधेरे में रुखसती होती है हॉल से बाहर आके, और वो जमघटे में किसी को परवाह नहीं होती कि कैप्चर हो, बिकॉज एवरीबॉडी सो इनटू दैट मोमेंट। तो वो सबसे मुश्किल होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और ढेर सारी बातें की। एंड आई एम श्योर कि जितनी बेहतरीन फोटोग्राफी आप करते हैं, मतलब आपका काम अमेजिंग, बहुत लोग पसंद करते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि जुनैद सफदर की जो पिक्चर्स थी, मरियम नवाज इतनी खूबसूरत लग रही थी, दैट्स अमेजिंग। ऑल्दो वो खुद भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन यह है कि फ़ोटोग्राफी करना बहुत आसान काम नहीं होता। इसके पीछे पूरी साइंस है, स्टैटिक्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिल के एक जो है वो कॉम्बो बनाती हैं, और फिर उसके बाद
बाद अच्छा जो है वो फोटोग्राफी हो पाती है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। चलिए जी, शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक और ज़बरदस्त गेस्ट से। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। भाई स्किन केयर कैसे की जाए ये तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब स्किन केयर के लिए बहुत सारे मास्क भी हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ भी हैं, लेकिन कौन सी रेमेडी ऐसी है जो कि इस सीज़न में आपकी स्किन को जो है वो अच्छा रखेगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन जो है वो चमकदार हो जाएगी, स्किन क्वालिटी बेहतर होगी। तो इसके लिए बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुकैना ने। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुकैना। अस्सलाम और वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, डॉक्टर सुकैना जो है। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज़ बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी। अच्छा, डॉक्टर सुकैना जो है वो हमसे कह रही थी कि आज ना मैंने 2 टोटके बड़े ज़बरदस्त बताने स्किन से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगी कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो है वो हमें ज़बरदस्त से दोनों स्किन के टोटके बताएं जिससे स्किन बेहतर हो जाती है, ग्लो आता है, चमकदार हो जाती है। उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करेंगे मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस पर। जी बिल्कुल। हम ये जो है ना पूरा मास्क बनाएंगे जो हमारा आगे क्रीम में जाके स्क्रब में भी काम आएगा, और अगर फेस वॉश में डालेंगे तो फेस वॉश में भी काम आएगा, और सबसे बड़ी बात ये मास्क भी बहुत गारंटी के साथ है ये। अच्छा, हमने क्या करना है कि पहले तो कीनू का सीजन आ रहा है, खूब कीनू नहीं, आम का सीजन होगा। आम में बहुत खून होता है, तो थोड़ा खून भी बनाएंगे। तो जूसेस पीना है और पानी बहुत पीना है। ये सब अमेज़न पे मिल जाते हैं, दराज पे भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी जो भी स्पेशली इन जगहों पे मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो इसमें ये मुल्तानी मिट्टी है, लेकिन व्हाइट वाली मुल्तानी मिट्टी है। फिर इसमें ये नीम का पाउडर है, और फिर इसमें ये राइस पाउडर है, और इसके बाद अपना पेमेगोना जो है अनार का पाउडर है जी, जो अभी मेरे को मिले हैं वही में मुल्तानी रेड मुल्तानी भी है, बीट रूट भी है जी, और ऑरेंज के भी पील्स है, ये सब। इसके अलावा 9 काइंड ऑफ जिंसिंग भी अमेज़न से मिल जाती है, और बहुत रीजनेबल, और एक दफा ही मंगानी है, 5-6 साल ये काम चलेगा जब तक कीड़ा नहीं पड़ता है। फ्रिज में न रखिएगा, ये खराब हो जाएगा, बाहर धूप में रख दीजिएगा। जी जी। इस तरीके का आप ये पाउडर बना लेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये पूरा पाउडर बन गया जी। अब हमने क्या किया है कि हमने व्हाइट ऑफ अंडे की सफेदी है, इसके अंदर हमने अंदाजन 1 चम्मच जितना लिया, और उसको बीट किया। देखिए बीट करे तो भी थोड़ा सा उड़ेगा, थोड़ा स्लो करेंगे। और ये बीट किया, और बीट करने के बाद इसी के अंदर हम एक मास्क की कोटिंग बना लेंगे। अच्छा, ये अजीब से तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जब आप ये यूज करेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये एक लेप की तरह होगा, और इतनी जबरदस्त खुशबू है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वो दालचीनी भी डाला है, क्योंकि मुझे दालचीनी और कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त कॉफी नहीं डाली है, सीजन नहीं है कॉफी का, वो ठंडी में डलता है। अभी सब गर्मी है, और इसके अंदर एलम यानी कि फिटकरी और राइस पाउडर डाला हुआ है। ठीक है, ये सारा हमने ये देखें, ये ऐसे बन जाता है इस तरीके से जी। अब इसको हमने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि काम मेरा है कि दिखाना भी चाहिए। देखें, ये एक साइड पे हम लगा रहे, और इसको हमने इसको सर्कुलर वे में लगाना है इस तरीके से। सही। तो इसको थोड़ी देर लगाने के बाद ये थोड़ा सूखेगा, तो लेयर्स ऑफ दैट स्किन, आप इसी पाउडर को आपने कभी क्या करना है कि कोई भी को वैनिशिंग क्रीम ले ले जी, जो भी लोकली आपके पास मिलती है, फिर यही पाउडर इसके अंदर डाल के आप इसको स्क्रब क्रीम भी बना सकते हैं। और अभी जो मेरा असल मकसद है आपको घरेलू नेचुरल टोटके देने के, मैं थोड़ी देर में इसको दिखा। अच्छा, अभी ये जो आप बता रही है रेमेडी, मुझे फील हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा मेंथल भी डाला हुआ है जी जी। अच्छा, अभी ये जो रेमेडी बता रही हैं आप, इससे जो है स्किन क्वालिटी बेहतर होगी, ग्लो आएगा। जरा इसके बेनिफिट्स बता दीजिए, साथ साथ ना रेमेडी भी दिखा दीजिए, बेनिफिट्स भी बता दीजिए जी।
देखिए इसमें ये तो एक तो है ये मल्टीविटामिन, Right. ये तो एक है मल्टीविटामिन, ठीक है। तो स्किन को अंदर से तो जूसेस पी के विटामिन दे देते हैं, लेकिन ऊपर से ये जो भी है वो सब फूलों के और पत्तों के और सबके जो है ना वो है ताकत है। सही। तो ड्राई करके थोड़ी सी ताकत मर जाती है, फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो कि अभी हम तो ड्राई पे ही काम करते हैं क्योंकि सीजनल ऐसा है और कौन सी चीजें इतनी बहुत सारी पेस्ट सही। बना के लगाएंगे। अभी ये जो है ना आपको स्किन को नरिशमेंट भी देता है, वाइटनिंग भी देता है, टाइटनिंग भी देता है, लिफ्ट अप भी करता है और थोड़ा बूस्ट भी करता है। सही। तो ये मल्टीपल चीजें और जो कॉमनली आपको सब इजीली मिल जाती है। मैंने जगहों के भी नाम बता दिए कि आपको कहाँ से मिलेंगे। सही। अच्छा, मेरी हमेशा से एक वो आदत रही है कि खाओ भी और लगाओ भी। जी, जी। तो बनाना उसमें नेचुरल लैक्टोज होता है, Right. ठीक है, यानी कुदरती आपका हाजमा सही होता है। लेकिन केला कभी एक नहीं खाने का। अगर आप एक केला खाओगे तो आपको कब्ज हो जाएगी, और अगर आप 2 केले खाओगे तो आपके न्यूट्रॉन्स जो लैक्टोज है वो सही से आपकी बॉडी के बनेंगे। अब इसकी स्किन में जादू है। अच्छा, हमारे पास ड्रायर भी है, तो हम लोग बनाने को कभी स्किन को फेंकते नहीं है, सब जमा करके ड्रायर में डाल देते हैं, तो अच्छा सा पाउडर बाद में बन जाता है। अब देखिए ये जो मैंने लगाया था, तो चलो उसको भले लगा हुआ है, लेकिन मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये स्किन के अंदर जाके ये एक मास्क का काम करता है और ये मल्टी विटामिन देता है। थोड़ी देर में ये स्किन है ना इतनी अच्छे से खींचेगी मेरी, ये देखें, ये स्किन बहुत अच्छे से खींचेगी। सही। और ये नेचुरल मास्क है, इसमें Right. हमने कुछ भी एडिटिव या कुछ नहीं डाले। इवन आप अब ये दूसरा पीस लेंगे, ये तो हमारी स्किन वाला हो गया है। जी। हम दूसरा पीस लेंगे तो हम अपना सर खोलेंगे और ड्राई और डैंड्रफ है उस पर ये बहुत काम करता है। ये देखें, जी। अंदर डालना है इसको। जी, जी। इस तरीके से मेरा काम है कि खाली बनाओ नहीं तो सिखाओ भी। जी। ठीक है, आप ये पूरा बालों में जो एंड्स हो जाती है उसमें भी ये बहुत काम करता है। बालों को बढ़ने में भी बहुत ताकत देता है और गिरने से भी बचाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल लैक्टोज है। लैक्टोज मतलब एक किस्म का लुब्रिकेशन। तो जब कुदरती लुब्रिकेशन आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर ये फूड है। आपने केला तो खा लिया, लेकिन केले के छिलके को ना फेंकें। अभी कीनो आम के छिलके को भी आप नहीं फेंकेंगे। अब सीजनल आम भी आ रहा है, तो आम में खून बनता है। तो अगर आप खून बनाना चाहते हैं तो रोज आम खाएं। जूस निकालने में पल्प तो चला जाता है, ये कीनू तो नहीं है कि खाली जूस आए। कोशिश करके आम खाएं जितना खा सकते हैं। और हम तो बहुत बहुत शौक से आम खाते हैं जब सीजनल आता है। आई होप इस दफा पेट्रोल की वजह से महंगा ना मिले। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा सूखने लगा है। एक्चुअली इधर एसी तो चल रहा है, लेकिन उधर जो है ना फैन नहीं ऑन कर सकते कैमरा, ये इसकी वजह से ये अभी इतना मुझे अच्छा खिंचाव आ रहा है, लेकिन बनाना वाला खिंचाव ज्यादा फास्ट हो रहा है। सही। और जब भी ये चीजें लगाते तो मुंह की मूवमेंट नहीं रखते, और ना फोन सुनते हैं ना किसी से बात करते। तेज पंखा खोले, उसके नीचे लेट जाएं। सबसे पहले तो आप ये लगा के इसको मसाज करके थोड़ी देर में स्क्रब ऑफ करेंगे 5-10 मिनट में, जब ये कच्चा कच्चा सूखेगा। फिर एक और लेयर लगाएंगे जो मास्क का काम करेंगे। अब हमें आपको ऊपर का नरिशमेंट तो आपको दे दिया, लेकिन अंदर में चुकंदर, गाजर और एप्पल और अनार तो अभी नहीं है इस वक्त, स्ट्रॉबेरीज और वाटरमेलन इन्हें तो, और फल से भी इन्हें तो उसका जूस पिए तो अंदर से मल्टी विटामिन मिलेगा। और आप कॉलिजन और ये इतने महंगे महंगे मेडिसिन लेते हैं, लेकिन नेचुरल इन चीजों से मिल जाती है। अगर आपके पेट आपका सही है तो ब्यूटी आपकी कंफर्म अच्छी होगी। सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है कि आपने पानी का इंटेक बहुत बढ़ाना है। सीजन आया है गर्मी का, और इस वक्त इतनी बुरी हब्स घुटन सी होती है, तो कोशिश करें बच्चों को भी खूब पानी पिलाएं और खुद भी पानी पिएं। अगर स्किन को और भी फ्रेश करना चाहती हैं, वेदर ऐसा अजीब सा है, तो आपने क्या करना है कि आम पीने का पानी लिया, एक स्प्रे वाली बोतल में, छोटी सी स्प्रे बोतल ले लें, उसमें आम पीने का पानी डाला, उसमें आपने उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा एलमंड यानी फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा आपने डाला, और थोड़ा सा आधा चम्मच जितना कोकोनट ऑयल डाल दिया, यानी खोपरे का तेल। इन सबको डाल के, और अगर स्किन बहुत ऑयली है तो कोकोनट ऑयल ना डालिएगा, बस वो ड्राई पे रखिए। लेकिन इस सीजन में किसी की बहुत ऑयल निकलती है, किसी का बिल्कुल भी ओवर ड्राई हो जाता है, तो इट्स डिपेंड कि आपके अंदर क्या मसला है। अगर बहुत स्किन ड्राई हो रही है तो उधर आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, और स्किन ऑयली हो रही है तो 2 से 3 दफा आप उसको वॉश करेंगे। अभी यही पाउडर
आप उसी जो स्प्रे वाली बोतल है उसमें आधी चम्मच डाल दें, तो यकीन करें कि स्किन को मल्टी वाइटामिन हर वक्त मिलेगी। और बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनकी स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खारिश आ रही है, इस वक्त बहुत लोगों को खारिश आ रही है क्योंकि वेदर ऐसा इची है, यानी खारिश वाला मौसम है, तो इसके लिए 100% काम करता है। अभी देखेंगे अभी भी ये सूखा नहीं है, जैसे ये सूखेगा ना तो हम इसको स्क्रब ऑफ करेंगे, लेकिन ये बनाना वाली साइड मेरी बिल्कुल ड्राई होके आप देख रहे होंगे कि ये साइड थोड़ी ऊपर चली गई है, ये लिफ्ट अप पोजीशन में जा रही, खिंचाव है। अगर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ पंखों के नीचे आराम से लेट जाती ना तो ये टाइट खिंचा होता है। सबसे सेफ जो चीजें होती है ना कि आधा कीनो यानी कीनो खा लें, स्किन डायरेक्ट फ्रेश वाली लगा लें, बनाना मैंगो, जो भी स्किन होती है वो विटामिन ए से ई से बनी हुई होती है। विटामिन ई स्किन के अंदर इतना होता है कि आपके लिए बहुत फायदा करता है। अच्छा, और इसी तरीके से अगर आप नहाने जाने से पहले प्याज थोड़ी सर में रगड़ लें तो उससे बिल्कुल ये सारी बातें जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर सुकैना। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो हम स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे हैं और डॉक्टर सुकैना हमें बहुत सारी रेमेडीज़ बता रही हैं, साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं जो स्किन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो उससे पहले वो जो है वो रेमेडीज़ बता रही थी, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर सुकैना आप कंटिन्यू कीजिए और बताइए कि किस तरीके से जो है वो स्किन क्वालिटी बेहतर हो सकती है। स्किन टाइटनिंग का तो आपने बता दिया, भी करके भी दिखाई रेमेडी, दोनों साइड्स के ऊपर आपने बताया भी कि किस तरीके से किसका क्या इफेक्ट है, बट आगे कंटिन्यू कीजिए और कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे स्किन टाइप बेहतर हो सकती है, स्पेशली वाइटामिन। आप कहती हैं कि खाएं भी और लगाएं भी, तो बात वही है कि विटामिन्स कौन से जो है वो खाने चाहिए और किस चीज़ में कितने विटामिन्स हैं कि फिर वो आप जिस तरह से फेस पे लगा रही हैं या मास्क बना के लगा रही हैं वो लगा सकते हैं। जी देखिए, मैं जो ना नेचुरल चीजों को नेचुरल विटामिन समझती हूँ। जैसे अभी मैंने बनाना की तारीफ की, उसी तरह एप्पल है, एप्पल के अंदर इनरिच आयरन होता है, चुकंदर है जिसमें खून बहुत अच्छा बनता है। अगर मेरी स्किन पे पिगमेंट से झाइयां है, काली काली निशान पड़े हुए हैं, वो उसको पिगमेंट्स बोलते हैं और उर्दू में झाइयां बोलते हैं, तो मोस्टली 90% उसके चांसेस है वो खून की कमी से होते हैं। फॉलिक एसिड बॉडी में कम होता है। चुकंदर, गाजर, एप्पल, अनार, इन चीजों का जूस पिएं या खाएं। खाने से क्या हम एक दो चीजें खाते हैं लेकिन जूस में हम ज्यादा पी लेते हैं। सेकंड, आपको ये बता दूं कि जब वो पिगमेंट्स काले काले जो निशान चेहरे, तो पटेटोस को भी आप सेंटर में से काट के, उसको धोना नहीं है, पटेटो को खाली अच्छे से कपड़े से साफ कर लें और वो पिगमेंट्स पे भी लगा सकते हैं। और अगर जैसे आपके बाल भी जो है ना दो मुंह में हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जिसके हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं, तो वाटर इनटेक उनको बढ़ाने का है और वो पटेटो अपने सर पे मसाज कर सकते हैं। पटेटो को मैश करके पूरे सर पे एक मास्क लगा देते, यकीन करें ऐसा लगेंगे जैसे सिल्की बाल आ गए। और यही मास्क आप अपने चेहरे पे सेम टू सेम लगा लें, लेकिन इसमें थोड़ी सी फिटकरी थोड़ी सी मिलानी होगी, क्योंकि फिटकरी का टेक्सचर ये होता है कि वाइटनिंग अंदर से ले आता है। और अगर हम पटेटो में थोड़ा पकोड़े वाले बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो बुटेक्स का काम भी करता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे बड़ी बात, जी हमारे मुल्क में जो है ना सब तलन और मिर्चियां बहुत ज्यादा खाते, चटपटे लोग बहुत ज्यादा, डीप फ्राइज बहुत ज्यादा जाती है, तो जब स्किन और बालों के अंदर मसला आता है तो कोशिश करके तलन और मिर्च मसाले को कम करिए जिंदगी में। सही। अच्छा, डिटॉक्स कैसे किया जाए ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो डिटॉक्स की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है हम तो बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, इससे हमारी जो है वो स्किन बड़ी क्लीन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, उसके लिए क्या ख़ास रेमेडी है? देखिए, अगर मैं एक आयुर्वेदिक क्लिनिक की बात करूं, जो हम लोग इंडिया में जाते हैं तो खास तौर पे आयुर्वेदिक क्लिनिक में जरूर जाते हैं 1-1.5 महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए, तो यहाँ हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन आप घर में आयुर्वेदिक क्लिनिक खुद ही बना सकते हैं अपना। सबसे पहले तो है ना, आपने दालों के सूप बना के पीने हैं। भले आप चिकन का स्टॉक डाल सकते तो डालें, लेकिन दालों के पानी जैसे सूप बना के पिए, जिसमें लहसुन भी आपने डालना है, उसमें अदरक भी डालना है और हरी मिर्च, हरा धनिया और काली मिर्च, और इसके अलावा कोई और मसाले नहीं, लाल मिर्ची और ये दूसरे मसाले नहीं। तो ये सूप की तरह आप बहुत अच्छे से पी सकते हो और ये गरम भी नहीं होता है और ये बड़ा हेल्दी होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। सबसे बड़ी बात आजकल तो है ना, सबसे ज्यादा जो डिटॉक्सिफिकेशन में 4 चीजें बहुत काम आती है। एक सफेद जीरे का 1 चम्मच ले ले, एक देगचा स्टील का थोड़ा सा चढ़ा दे 5-6 कप के साथ,
और स्टील के डिच्चे में चढ़ाइएगा, ठीक है। उसमें 1 चम्मच सौंफ का डाल दें, एक चम्मच इसमें सफेद जीरे का डाल दें और 1 चम्मच इसमें आधा चम्मच उसमें अजवाइन का डाल दें। 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दें, छोटा पीस अदरक का डाल दें और पुदीना बहुत सारा डाल दें, ताजा अगर हो जाए तो। इसको धीमी आंच पे चढ़ा दें ढकना डाल के। आप यूँ समझे कि वो आधे जैसा होता है, तो जब उसको छान के उसके अंदर लेमन डाल के आप पिए, यकीन करें 101% जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की हो जाती है आपकी। सही। अच्छा, ये जो आपने पुदीने की या हरे धनिये की बात की, इस हवाले से मैं एक चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पुदीने का पानी पिएं तो रंग गोरा हो जाता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, या मिथ है, या वाकई नहीं इससे कोई फ़ायदा होता है? ये मिथ नहीं, ये सच है। देखिए पुदीना एक मिंट होता है, एक किस्म का मिंट होता है। कोई भी किस्म का मिंट, चाहे आप चॉकलेट में खाएं, चाहे आप च्युइंगम में खाएं, जब भी वो आकर तो आपको कूलिंग फीलिंग देगा, ठंडक सी महसूस होगी आपको। तो वो जो ठंडक महसूस होती है वो पुदीने की वजह से होती है कि वो मिंट है। तो जब भी मिंट जाएगा तो नेचुरली जब आपके अंदर ठंडक महसूस होगी तो स्किन का कलर तो खुलेगा आपका। ठंडी में सब लोग गोरे चिट्टे हो जाते, गर्मी में सब काले हो जाते। ये अंदर से आप पुदीने का इंटेक रखें, एक चटनी ताजी फ्रिज में बना के, ताजी वो काली हो जाती है, इसलिए ताजा ताजा ही बनाना होता है। या आपने थोड़ा सा लहसुन ले लिया, पुदीना ले लिया, एक आध हरी मिर्ची और सफेद जीरा, और मैं तो टमाटर जरूर डालती हूँ। और पानी की जैसी जरा लस्सी चटनी बनाते तो चम्मच से पीते जाते और खाना खाते। यकीन करें बड़ा मजा आता है, ट्राई कीजिएगा आप। सही। अच्छा, ऐसी चीजें बहुत है। अभी ये मेरे टेबल पे एक लहसुन का हम लोग वीकली बनाते हैं, ये मंथली नहीं बनाते। 4-5 टुकड़े हमने लेमन के टुकड़े कर दिए, यानी छोटे वाले नींबू दरमियानी साइज के आते हैं उसके टुकड़े कर दिए, और देसी लहसुन जो पतला पतला छोटा छोटा था वो टेबल पे रखा है, और उसके अंदर सफेद नमक यानी नॉर्मल नमक डालेंगे, और उसके अंदर हल्दी का 1 चम्मच डाल दिया, और इसका थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ के ला के ताजा ताजा अगर ये खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल में बहुत फर्क पड़ता है। इसके अंदर थोड़ी सी गोल गोल अदरक भी रखे, और ग्वार फली भी जो आती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आप तीखे तीखे लोग हो तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालिए, ताजा ताजा वीकली बनाए। यकीन करें ये आपके नेचुरल जो है ना डिटॉक्स करती है इस किस्म की चीजें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना। और क्यूकम्बर का जो जूस बनाते हैं, क्यूकम्बर का भी वो जूस बनाते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और बहुत सारी आज हमने स्किन केयर की ज़बरदस्त बातें की, हमें मास्क भी बताना सिखाया, और स्किन टाइटनिंग के हवाले से भी बात हुई। आई एम श्योर कि रेमेडी ज़रूर आप अप्लाई करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आप बताइएगा कि आज का शो जो है वो आपको कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।